हेलो दोस्तों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय शासन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें भारत का संवैधानिक विकास में हम दो भागों में बांट सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम और दूसरा है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। तो जो कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम था हम वो कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम ब्रिटिश शासन के अधीन पारित अधिनियम करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश कंपनी की हालत बहुत जर्जर हो गई और ब्रिटेन में ये मांग उठ रही थी कि कंपनी को समाप्त कर देना चाहिए और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर देना चाहिए। तो इसलिए 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही बने। ठीक है दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेवर थे। तो इस प्रकार उपर्युक्त में दिए गए कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 1935 अधिनियम के द्वारा 1937 में भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन की बात कर रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषय को दो भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में ऐसे विषय शामिल थे जो सेना या वित्त या यह कह सकते हैं कि जो भी सरकार चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक थे, जिसे कानून व्यवस्था रखा जा सकता है। और हस्तांतरित विषय उसमें ऐसे विषय थे जैसे शिक्षा, सफाई, जो बहुत ही सामान्य विषय हैं वो रखे गए थे। और जो हस्तांतरित विषय थे उन्हें जो मनोनीत सदस्य थे या फिर जो भारतीय सदस्य थे उनको सौंप दिया जाता था, और जो आरक्षित विषय थे उसे वायसराय अपने पास या अपने विश्वसनीय व्यक्तियों के पास रखता था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तभी हमने पढ़ा था कि 1935 के अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर होगा ए, भारत शासन अधिनियम 1935। अभी हमने पीछे पढ़ा ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 1919 के अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता थी? 1919 की बात कर रहा है दोस्तों। तो जैसा आप जानते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया 1935 में और प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त किया गया। अब प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो इसका पहला क्या है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना की व्यवस्था। तो पहला सही है।
दूसरा है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, ये गलत है, क्योंकि 1909 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया मुसलमानों को, तो 2 गलत हो जाएगा। और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, तो 3 भी सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 3 दोनों सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। दोस्तों 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और अंग्रेज़ों ने भारतीयों को उसमें शामिल करने के लिए बहुत से वादे किए और भारतीय उनकी तरफ से युद्ध में भाग भी लिए। अब भारतीयों की मांग पहले से थी कि जो भारतीय शासन है उसमें भारतीयों को भागीदारी दी जाए, तो ऐसे में मांग बढ़ रही थी। गांधी जी सक्रिय राजनीति में आ चुके थे। इस प्रकार 1919 का जो अधिनियम है इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसके माध्यम से भारतीयों को शासन में भागीदारी का कुछ प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका स्थापित की गई। ऊपरी सदन को राज्य परिषद कहा जाता था, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्यों में 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधान सभा था, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों 1861 के भारत शासन अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की से प्रेरित है और राज्यपाल अध्यादेश अनुच्छेद 213 के द्वारा जारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन चलते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? तो दोस्तों अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि 1919 एक्ट, जिसमें दो सदनी विधायिका थी। एक का नाम था राज्य परिषद और दूसरा का नाम केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1919। अगले क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा या कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? दोस्तों यह क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था और इसका आंसर होगा सी, ए और सी, यानी 1926 और 1945। वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा का चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? इसको ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, इसका आंसर होगा सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत
भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो शक्तियों का विभाजन अभी हमने पीछे पढ़ा कि भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। इसे एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था। इस संघ का निर्माण तत्कालिक ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नरी प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। और वर्तमान में भी बात करें दोस्तों, तो केंद्र में 3 सूची बनाया गया है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। एक राज्य सूची, एक केंद्रीय सूची और एक समवर्ती सूची। तो केंद्रीय सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगर केंद्र और राज्य के कानून में कोई विवाद या विभेद होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास प्राप्त हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अमेरिका के संविधान की बात की जाए तो वहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो राज्यों को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, अभी हमने पढ़ा 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये तो सही, हमने पढ़ा अभी इसके बारे में। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे। दोस्तों अभी हमने पढ़ा ना कि अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतीय विधायिका को आवंटित नहीं किए गए थे, ये गवर्नर जनरल के पास था। अगला क्या है, ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। हाँ ये सही है, क्योंकि इस प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। अगला क्या है, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में इसे लागू किया गया, ये भी सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे, ये गलत है क्योंकि अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल के पास या वायसराय के पास थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? तो दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि भारत में संघीय शासन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा दी गई या किस अधिनियम के में प्रावधान किया गया। ये क्वेश्चन कई बार लगातार IAS PC से पूछा है, अन्य वनडे एग्जाम में पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया क्वेश्चन वही, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। आप जब भी देखेंगे इस क्वेश्चन मिलेगा, और लोग गलत भी करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि 1947 में ऐसा किया गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में
स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। तो देश के लिए एक लिखित संविधान, विधानमंडलों के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट किया जाना। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि एक संघ की योजना पर विचार, ये तो सही है, सी सही है। विधानमंडलों के निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधित्व निर्वाचन हुआ था 1937 में, कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी, लगभग 8 से 9 राज्यों में, ये भी सही है। डी क्या है, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट किया जाना, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, देश के लिए लिखित संविधान। इसमें देश के लिखित संविधान का कोई भी आश्वासन नहीं था। अगर यह रहता तो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होता और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था वहाँ से उससे पहले से ही बात हो रही थी इसके लिए, लेकिन इस बात को कभी माना नहीं गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का कोई उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। आगे बढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई? तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आंसर हो जाएगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ, जो वर्तमान में म्यांमार है। ये पहले भारत का ही भाग था या ब्रिटिश भारत का भाग था कह सकते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा इसको अलग किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसका आंसर ढूंढिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जो संविधान बना है, जिसे 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां हैं, उसका कम से कम 70 से 80% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो यानी इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है, जैसे कि संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर स्वायत्तता देना, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन की व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और एक संघीय न्यायालय की स्थापना। ये सभी 1935 के अधिनियम के महत्वपूर्ण फीचर्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों हमारे क्वेश्चन सब समाप्त होते हैं। अगला वीडियो हम लाएंगे भारतीय संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया पे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।